हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। अपन उसके 10th पार्ट तक आ गए हैं। मतलब अपने 9 पार्ट्स हो गए हैं। 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं। 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने मिस कर दिए हो, मिस तो बिल्कुल नहीं करने, तो जाकर एक बार देखें, वो आएंगे। उनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूँ, जरूर से उन्हें कवर करें अगर आप भूल चुके हैं या मिस हो गए हैं आपसे तो। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपन लोग। देखो, पहला टॉपिक है फोन टैपिंग। फोन टैपिंग होता क्या है? मान लो ए ने बी को कॉल करा और बीच में सी ने सारी बातें सुन ली उन दोनों की। ठीक है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को कॉल करा और तीसरे इंसान ने उनकी सारे बातें सुन ली चुपके से। ठीक है, वही होती है फोन टैपिंग। आप सब लोग जानते ही होंगे। फोन टैपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस एंड फोन्स बाय एज थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। ठीक है, थर्ड पार्टी ने सीक्रेट मीन्स से उनकी कम्युनिकेशन सुन ली, उनकी बातें सुन ली, उसे ही फोन टैपिंग कहते हैं। वर्ड फोन टैपिंग ऑल्सो मीन्स वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द फोन। देखो, फोन टैपिंग को ही इंटरसेप्शन ऑफ द फोन भी कहा जाता है, लाइन बगिंग भी कहा जाता है, वायर टैपिंग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन फोन टैपिंग का आ रहा है और उसमें फोन टैपिंग की जगह लाइन बगिंग लिख दिया, इंटरसेप्शन ऑफ फोन लिख दिया, वायर टैपिंग लिख दिया, तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बात हो रही है उधर फोन टैपिंग की ही। देखो, सबसे पहले ये 1890s में यूएसए में करा गया था। ठीक है, सारे उल्टे काम यूएसए में ही करे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट कमेंस हुआ था ये यूएसए में 1890s में। फोन टैपिंग का मतलब हो रहा है कि दो जने आपस में फोन पे बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन सीक्रेटली उनकी बातें सुन ले। वही होती है फोन टैपिंग। फोन टैपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस एंड फोन्स as third party by secret means. Word phone tapping also means wire tapping or line bugging or interception of the phone. ठीक है, फिर आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये डील करता है फोन टैपिंग से इंडिया में, इसलिए अपन यहीं पे पढ़ रहे हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को। फोन टैप कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है फोन टैप और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है फोन टैप। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है तो स्टेट पुलिस आपका फोन टैप कर सकती है, और सेंट्रल लेवल पे 10 एजेंसीज ऑथराइज्ड है ऐसा करने के लिए। कौन है वो 10 एजेंसीज? इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर? पुलिस तो स्टेट में आती है ना? नहीं, दिल्ली पुलिस सेंट्रल का सब्जेक्ट है। सेंट्रल की एजेंसी होती है दिल्ली पुलिस। इसलिए आप देखेंगे 26 जनवरी की परेड में भी दिल्ली पुलिस का ही एक कंटिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल की एजेंसी है, ऐसे याद रखना। ठीक है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अपनी एजेंसीज के थ्रू फोन टैप, उन्हें पावर है। स्टेट लेवल पे तो स्टेट की पुलिस कर सकती है फोन टैप। सेंट्रल लेवल पे जो 10 एजेंसीज बोली है, दो चार बार रीड करना, दिमाग में बैठ जाएंगी। या ऐसे याद रख लो, जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है वो फोन टैप कर सकती है। ठीक है, फिर टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसी वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल। इन 10 एजेंसीज और स्टेट पुलिस के अलावा कोई भी एजेंसी, मान लो डीआरडीओ वाले किसी का फोन टैप कर रहे हैं, इसरो वाले किसी का फोन टैप कर रहे हैं, तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, फोन टैपिंग का ऑर्डर कौन देगा? देखो, सेक्रेटरी देंगे, होम मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट के। कौन देगा? सेक्रेटरी देगा। राइटिंग में, रिटन में ऑर्डर चाहिए सर फोन टैपिंग करने का। ठीक है, या तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी देगा, या स्टेट पे उसका काउंटर पार्ट मतलब स्टेट के होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऑर्डर देगा रिटन में कि इसका फोन टैप करो, तभी होगा। पर अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, एक्सेप्शनल केसेस है, तो इनसे लोअर अथॉरिटी भी ये ऑर्डर जारी कर सकती है, पर उसी के लिए। ठीक है, सच ऑर्डर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। देखो, वैसे तो सेक्रेटरी ही करेंगे, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी यूनियन लेवल पे यही अलाउ करेंगे। पर अगर कुछ एक्सेप्शनल इमरजेंसी केस है तो लोअर अथॉरिटी भी कर सकती है, पर वो एक टाइम पीरियड में उनको
सेक्रेटरी साहब से साइन करवाने पड़ेंगे, ऐसा हिसाब है, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, कब बना था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट? 1885। वही डील करता है फोन टैपिंग वगैरह से। देखो इसके सेक्शन 5 सब क्लॉज 2, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 में क्या बात बोली गई है? ये अलाउ करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को टू इंटरसेप्ट मैसेजेस ऑन टू ग्राउंड्स। देखो सिर्फ टू ग्राउंड्स पर ही आप फोन टैप कर सकते हैं, पब्लिक इमरजेंसी हो और पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी, देखो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी कहीं भी डिफाइन नहीं करी होगी इस एक्ट में, पक्की बात है। ये उस समय के हिसाब से जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंस लग रही है फोन टैपिंग की कि वो पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी से डील कर रहा है तो आप कर सकते हैं। सवाल यूपीएससी ये भी बना सकता है कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी मेंशन्ड है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में? नहीं, नहीं है, नहीं है मेंशन, ठीक है। रिक्वायर रिकॉर्डिंग्स ऑफ रीजंस इन राइटिंग एंड फॉर्मल ऑथराइजेशन, देखो राइटिंग में ऑर्डर चाहिए, ऐसे ही है। और ये जो ऑर्डर दिए जाएंगे ना, ये रिव्यू भी करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि सेक्रेटरी की भी तानाशाही नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी सेक्रेटरी की, होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के। एक रिव्यू कमेटी भी बैठ सकती है, ठीक है, एज पर टेलीग्राफ रूल्स एंड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत। ये जो इनके ऑर्डर है फोन टैप करने के, ये रिव्यू भी करे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो, देखो नाटो को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। नाटो की जो ट्रीटी थी उसे वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। नाटो की ट्रीटी का नाम क्या है? वॉशिंगटन ट्रीटी। आज अपन पढ़ रहे हैं वॉशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 के बारे में, यानी कि नाटो के आर्टिकल 5 के बारे में। इसको एक लाइन में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है? देखो ऐसा होता है ना कि स्कूल कॉलेजेस में 10-12 लड़कों का ग्रुप है। अब आप उन 10-12 लड़कों के ग्रुप में से किसी एक से भी लड़ाई करोगे तो सारे लोग आपको लड़ने जाएंगे आपकी तरफ से, है। कि जैसे एक 10-12 जनों का ग्रुप एक है, फिर एक और 10-12 जनों का ग्रुप है। तो अगर आप उन 10-12 जनों में से किसी एक इंसान को भी छेड़ देंगे, परेशान कर देंगे, तो वो सारे के सारे लड़ने जाते हैं ना, तो यही कलेक्टिव डिफेंस है, ठीक है। कि जैसे नाटो का ग्रुप है, इसमें मान लो 30-32 देश है। 30-32 देशों में से अगर एक देश पे भी हमला करा जाएगा तो वो हमला माना जाएगा सब पे हमला हुआ है, और फिर वो सारे जाके लड़ेंगे, यही है कलेक्टिव डिफेंस। Principle of collective defense is enshrined in Article 5 of the Washington Treaty. NATO is committed to the principle that an attack against one or several of its members is considered as an attack against all. ठीक है, नाटो का यही है कि एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा, यही है कलेक्टिव डिफेंस की बात। आज तक सिर्फ एक बार ही आर्टिकल 5 इवोक करा गया है। कब करा गया है? जब अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ था, वरना ये नहीं करते, ठीक है। So far, Article 5 has been evoked once in response to the 9/11 terrorist attack in the United States in 2001. ठीक है, क्लियर हो गया आई होप सब कुछ। वॉशिंगटन ट्रीटी को ही नाटो माना गया है, मतलब नाटो की ट्रीटी का नाम ही वॉशिंगटन ट्रीटी था, तो आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी और आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो एक ही बात है। आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इवोक करा गया है 9/11 के हमले के बाद, जब यूएस पे हुआ था। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कलेक्टिव डिफेंस का? टू प्रोवाइड म्यूचुअल डिफेंस थ्रू आउट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मीन्स इफ अ मेंबर स्टेट थ्रेटेंड बाय एन एक्सटर्नल कंट्री। कि एक म्यूचुअल डिफेंस दिया जाए मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स से, अगर एक मेंबर स्टेट को धमकाया जा रहा है किसी एक्सटर्नल कंट्री द्वारा। टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सपोर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनहांस कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़े, कोऑपरेशन बढ़ेगी। देखो आप पे हमला हुआ था तो हम सारे लड़ने आएंगे, तो अपना कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, अब लोग लड़ेंगे नहीं कि हम एक देश से लड़ने जाएंगे तो 50 देशों से हमारी लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ाइयाँ भी कम होंगी। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आता है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस पे क्या सवाल बन सकता है कि बगराम एयरबेस कहाँ है? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है, ठीक है। मेनली यही सवाल है यूपीएससी का बगराम एयरबेस से, कि बगराम एयरबेस कहाँ पर है? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कहाँ पर है बगराम एयरबेस?
एक परवान प्रोविंस है, वहां पर है। काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है उससे 60 किलोमीटर दूर ही है ये बगराम एयरबेस। ठीक है, बगराम एयरबेस कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की कौन सी प्रोविंस में है बगराम एयरबेस? परवान प्रोविंस में है। अफगानिस्तान की परवान प्रोविंस में बगराम एयरबेस है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से कितना दूर है? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से 60 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, बार बार बोल दिया अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस तो आपको याद रहेगा, सवाल आएगा, टिक कर कर आएंगे आप सही। देखो ये क्यों है, ये क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, उसके बाद कोल्ड वॉर वगैरह चल रही थी, तो बगराम एयरबेस बनाया तो सोवियत यूनियन ने था कोल्ड वॉर के टाइम पे, 1952 के आसपास। बगराम एयरबेस बनाया था सोवियत यूनियन ने 1952 के आसपास। फिर कोल्ड वॉर खत्म हुई तो बगराम एयरबेस ऐसे ही ठंडा पड़ गया। 2001 में जब हमला हुआ था ना अमेरिका पे 9/11 का, तो उस हमले के बाद यूएस ने बगराम एयरबेस को अपना मिलिट्री बेस बना लिया था। फिर 2021 में जब अमेरिका वाले अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे, तो इन्होंने विड्रॉ कर दिया था बगराम एयरबेस। पर अब ट्रम्प को वापस चाहिए बगराम एयरबेस, तो ये न्यूज में है, कहानी कहीं नहीं पूछेंगे आपसे। बस ये याद रख लेना, बगराम एयरबेस एस्टैब्लिश करा था सोवियत यूनियन ने। उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद ये ऐसे अबैंडन हो गया था। 2001 में अमेरिका ने इसको अपना मिलिट्री बेस बना लिया था। फिर 2021 में अमेरिका से छोड़ के चला गया था, अब ट्रम्प को वापस चाहिए। सवाल यही आएगा, बगराम एयरबेस कहाँ है? अफगानिस्तान में है, बस। देखिए अब देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 3 ऑर्गेनाइजेशन से निकालते हैं। कौन है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन? वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल। ठीक है, कौन कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मेजरली तो आपको यही रखना है याद। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी मदद करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल। देखो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये एक तरीके से हेल्प ही करते हैं, पर मेजरली यूपीएससी यही पूछता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है। ऑप्शन में आएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आप टिक करेंगे आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, ये हर साल आने वाला इंडेक्स है। ये एनुअली निकलता है, ये हर 6 महीने में नहीं आता, ये हर 2 साल में नहीं आता, ये हर साल आता है, ये एनुअली होता है। 2025 का जो आया है उसकी थीम क्या है? इनोवेशन एट अ क्रॉस रोड, चार्टिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम है। देखो थीम वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी एक बार देख लो। This theme underscores the pivotal moment in global innovation characterized by rapid technological advancements and shifting economic conditions. ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या पता ऐसे आ जाए इससे रिलेटेड मेंस में, क्या पता है इन इस थीम से रिलेटेड कोई सवाल बन जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये थीम। इस थीम के बारे में ना 2-4 बार सोचना कि ये क्या बात कर रही है, तो आपका क्लियर होगा माइंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल निकाला जाता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल हेल्प करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालने में। फिर पैरामीटर्स क्या होते हैं जिनके आधार पे इंडेक्स निकाला जाता है? पैरामीटर्स फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, market sophistication, business sophistication, knowledge and technology outputs, creative output। कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी का आउटपुट क्या है, क्रिएटिव आउटपुट क्या है, मार्केट कैसा सोफिस्टिकेटेड है, बिजनेस कितना सोफिस्टिकेटेड है, ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च का क्या लेवल है, इंस्टीट्यूशंस कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यही सारे पैरामीटर्स हैं जो कंप्यूट करे जाते हैं इस इंडेक्स को निकालने में। एक बार दोबारा देख लेते हैं ये पैरामीटर्स, धीरे धीरे आप नोट्स बनाना, रिवाइज करना, सब क्लियर हो जाएगा। Parameters for computing the index include institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, knowledge and technology outputs और creative outputs। इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया की क्या फाइंडिंग्स हुई हैं इस इंडेक्स में। देखो इंडिया की रैंकिंग 2015 में 2015 में इंडिया की रैंकिंग 81 थी।
अब 2025 में इंडिया की रैंकिंग 38 है। तो इंडिया ने देखो बहुत तरक्की करी है इसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, 81 से 38 रैंक पर आ गया 10 साल में ही इंडिया। इंडिया रैंक करता है फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में और सेंट्रल और सदर्न इंडिया एशिया में तो फर्स्ट पर ही है। इंडिया along with Vietnam in the longest standing over performer performing above exception for their level of development for 15 ईयर। देखो इंडिया और वियतनाम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं अपने लेवल पे, ये बात याद रख लेनी है। देखो इंडिया के 4 शहर हैं जो 100 ग्लोबल इनोवेशन में आते हैं। सोचो 100 ग्लोबल सिटीज में से 4 तो इंडिया की ही है, तब भी इंडिया 38 नंबर पर आता है। ठीक है, बैंगलोर 21st रैंक है सिटीज में, एक्सेलिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड केमिस्ट्री। दिल्ली की ओवरऑल रैंक 26 है 100 ग्लोबल इनोवेशन सिटीज में। दिल्ली है स्ट्रॉन्ग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मुंबई है 46 नंबर पे, नोटेबल इन बेसिक मटेरियल्स केमिस्ट्री। चेन्नई है 84 नंबर पे, रिकॉग्नाइज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंजीनियरिंग। देखो ऐसा सवाल आ सकता है कि 100 ग्लोबल इनोवेशन सिटीज में से कौन है इंडिया के 4 सिटीज। ठीक है, टॉप 100 ग्लोबल इनोवेशन सिटीज में इंडिया की कौन 4 सिटीज है? बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, बैंगलोर की 21 रैंक है, दिल्ली की 26 है, मुंबई की 46 है, चेन्नई की 84 है। बैंगलोर डिजिटल कम्युनिकेशन और केमिस्ट्री में आगे है, दिल्ली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आगे है, मुंबई बेसिक मटेरियल्स केमिस्ट्री में आगे है, चेन्नई ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग में आगे है। ठीक है, इंडिया की रैंक 81 थी 2015 में, अब 38 हो गई, तो मतलब इंडिया ने बहुत तरक्की करी है। इंडिया की रैंक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज और सेंट्रल और सदर्न एशिया वाले देशों में नंबर 1 है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वियतनाम भी हमारे साथ, मतलब लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवर परफॉर्मर है, परफॉर्म कर रहे हैं अबव एक्सपेक्टेशन से लगातार 15 सालों से इंडिया और वियतनाम। वियतनाम भी बहुत ग्रो कर रहा है, ये बात आप याद रखें। देखो आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली हाईलाइटिंग इट्स लीडरशिप इन द डिजिटल सर्विसेज सेक्टर। देखो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स में तो इंडिया ग्लोबली नंबर 1 है। हमारा आईटी सेक्टर तो बहुत बूम कर रहा है। ठीक है, लेट स्टेज वेंचर कैपिटल डील्स में क्या पोजीशन है इंडिया का? इंडिया का 4th पोजीशन है लेट स्टेज वेंचर कैपिटल डील्स में। ये इंडिकेट करता है एक रोबस्ट एनवायरनमेंट है फॉर स्केलिंग स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न का इवैल्यूएशन में इंडिया कहाँ आता है? इंडिया इज 11th with over 120 unicorns valued at more than $360 billion। यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन में इंडिया 11th नंबर पर आता है। इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी में इंडिया 8th नंबर पर आता है। ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ब्रांड डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स हैं, इसका आइडिया आप लोग ले लें, मेंस में बहुत काम आएंगे, प्रीलिम्स के लिए इतने जरूरी है नहीं ये वाली स्लाइड। बाकी पिछली वाली स्लाइड और उससे पिछले वाली स्लाइड बहुत जरूरी थी। टॉप रैंकर्स देख लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के। कौन निकालता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंसीड स्कूल ऑफ बिजनेस और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। 15 साल से तो स्विट्जरलैंड ही टॉप कर रहा है। 15 साल से कौन टॉप कर रहा है? स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, थर्ड नंबर पे यूएसए है। इंडिया 38 नंबर पर है 139 कंट्रीज में। 139 कंट्रीज का करा जाता है सर्वे, उसमें इंडिया की रैंक 38 है इस साल 2025 में। 15 साल से लगातार स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, 15 साल से लगातार स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है। सेकंड नंबर पे स्वीडन है, थर्ड नंबर पे यूएसए है। अब बात करेंगे सरना कोड के बारे में। सरना कोड होता क्या है? देखो सरना एक ट्राइबल रिलीजन है झारखंड के आसपास के आदिवासियों का। सरना क्या है? सरना एक ट्राइबल लोगों का रिलीजन है झारखंड और उसके आसपास के लोगों का। ये जो लोग हैं ना जो अपने धर्म को सरना मानते हैं, ये खुद को हिंदू नहीं मानते, ये बात भी याद रखनी है। एक राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति है झारखंड में, उसने पूरे इंडिया के शेड्यूल्ड ट्राइब एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करी है कि आप सब प्रोटेस्ट करें, डिमांड करने के लिए एक सेपरेट सरना रिलीजन कोड आने वाली सेंसस में। देखो क्या होता है, अभी तक जो सेंसस होती है ना उसमें मेजर धर्मों के ही कॉलम्स होते हैं।
अब जैसे सरना वाले खुद को हिंदू नहीं मानते तो ये हिंदुइज्म में टिक नहीं करेंगे, तो एक कॉलम होता है अदर्स का, ये उसमें टिक करते हैं कि हमारा रिलीजन इसमें मेंशन नहीं है। तो ये यही चाहते हैं कि एक कोड बन जाए रिलीजन वाले कॉलम में सेंसस के, तो हम सब वो करें। तो जो 60 लाख के करीब सरना लोग हैं इस देश में, Sarna followers are nature worshippers who do not consider themselves Hindus and have been fighting for a separate religious identity for decades. ये जो सरना रिलीजन के फॉलोअर्स है ना, ये वर्शिप करते हैं नेचर को, ठीक है, और ये खुद को हिंदू नहीं मानते, ऐसा है। तो ये जो समिति है, राष्ट्रीय आदिवासी समिति झारखंड की, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है पूरे इंडिया के शेड्यूल ट्राइब एसोसिएशन से कि आप सब डिमांड करें कि सरना रिलीजन का एक कोड हो आने वाली सेंसस में, क्योंकि अभी तक हमें अदर्स पे टिक करना पड़ता है रिलीजियस वाले कॉलम में सेंसस में। सरना के जो फॉलोअर्स होते हैं ये खुद को हिंदू नहीं मानते, ये नेचर वर्शिप ही करते हैं, ये सेपरेट रिलीजन ये डिमांड कर रहे हैं बहुत टाइम से। देखो जो बिलीवर्स होते हैं सरना फेथ के, ये आइडल वर्शिप नहीं करते, ना ही ये कॉन्सेप्ट्स में मानते हैं वर्ण सिस्टम, स्वर्ग नरक, हेवन हेल, ठीक है, वेदों में भी नहीं मानते। सरना के जो बिलीवर्स होते हैं ये हिंदुइज्म से थोड़े अलग होते हैं, ना ही ये आइडल वर्शिप में मानते हैं, ना ही ये वर्ण सिस्टम में मानते हैं, ना ही ये अदर कॉन्सेप्ट्स में मानते हैं हिंदू धर्म के। ये मेजरली तीन चीजों की पूजा करते हैं, जल जंगल और जमीन। किस चीजों की पूजा करते हैं ये? जल जंगल जमीन। इनके इलाकों में जो भी रिवर्स हैं ये उनकी पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है, जल जंगल जमीन की ये पूजा करते हैं, ये खुद को हिंदू नहीं मानते। ये सेंसस के कॉलम में जो रिलीजन वाले लिस्ट होती है उसमें ये अपना भी जोड़ना चाहते हैं सरना, ताकि ये अदर्स में टिक नहीं करे, सरना में ही टिक करे। ये लोग मिलते कहाँ हैं, ये फैले कहाँ हुए? ये ट्राइबल बेल्ट है जो उड़ीसा की, झारखंड की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, आसाम की, ये ज्यादातर यहीं रहते हैं। मेजरली ये झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। सरना कोड, अभी देखो सेंसस की बात आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा अपने को यूपीएससी के लिए, अपन उसे यहाँ कवर करते रहेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी चीज मिस नहीं करेंगे, यही अपना टारगेट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, कमेंट्स में बताएं कैसा लग रहा है।